नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर पार्ट टेस्ट थर्ड की बात करेंगे, जिसमें हमें पार्ट टेस्ट फर्स्ट सेकेंड का कंबाइन सिलेबस पूछा गया था। आइए बिना विलंब के हम अपने इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया है वह साई के साथ कुछ वैल्यू दी गई है, और हम सब जानते हैं कि श्रोडिंजर इक्वेशन से हमें तीन तरह के क्या क्वांटम संख्या की जानकारी मिलती है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश और कक्षक की जानकारी देती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किस कोश, कोश के किस उपकोश और उपकोश के किस कक्षक में रहता है। तो आइए देखें, यहाँ पर हमारे पास साई का वैल्यू क्या दिया है। साई के साथ दिया है हमें 310। तो हम सब जानते हैं कि साई के लिए ये जो पहला हमारा अंक है ये हमें n अर्थात कोश की इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा जो हमारे पास अंक होता है ये हमें इलेक्ट्रॉन के उपकोश अर्थात L की जानकारी देता है, और यहाँ पर हमारा थर्ड जो है हमें इलेक्ट्रॉन के कक्षक अर्थात M की जानकारी देता है। ठीक, अब हमारे पास चार तरह के उपकोश होते हैं। जनरली जो हमने पढ़े हैं SPDF, जिनके L मान भी हम जानते हैं 0, 1, 2, 3। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो L1 है वो क्या P के लिए है। तो अब हम इसका क्या यहाँ पर संकेत बना लेते हैं। N का मान 3 और L1 है मतलब 3P की बात कर रहा है। अब 3P के लिए हमसे दो तरह के नोड की जानकारी चाहता है। दो तरह के नोड की जानकारी चाहता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियल नोड है उसका क्या फॉर्मूला है बेटा, n-l-1 वैल्यू पुट कर देते हैं। n का मान 3, l का मान 1 और -1, तो हमारा यहाँ रेडियल नोड हो गया 1, जिसको हम हिंदी में त्रिज्यी नोड बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास नोडल प्लेन, जिसको हम कोणीय नोड भी बोलेंगे। तो यहाँ पर कोणीय नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, l का मान कितना है बेटा 1। तो हमारे पास रेडियल नोड और हमारा कौन सा यहाँ पर एंगुलर या नोडल प्लेन भी एक आया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर हो तो वेग में अनिश्चितता होगी। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जिसमें तरंग का गुण भी होता है कण के साथ साथ, ऐसे कण के लिए स्थिति तथा संवेग को एक साथ सही निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी बात को एक्सप्लेन कराया था क्या, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अंदर, जिसमें हमें कण की स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स और कण की संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी बताया गया, और दोनों का गुणनफल किसके बराबर या बड़ा मिलेगा, h/4π के। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो स्थिति में जो अनिश्चितता है वो क्या संवेग की अनिश्चितता के बराबर है। ठीक है सर, अब हम लोग क्या इस इक्वेशन में स्थिति की अनिश्चितता को संवेग की अनिश्चितता से बदलकर इस तरीके से लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, h/4π। अब हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर डेल्टा पी की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। h/ क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर 4π। और हम ये जानते हैं कि किसी कण के संवेग में अनिश्चितता उस कण के द्रव्यमान इंटू उसके वेग में अनिश्चितता के गुणनफल के बराबर होती है। अब चूंकि प्रश्न में मुझसे वेग की अनिश्चितता पूछी है, इसलिए मुझे इस समीकरण को क्या यहाँ लाना पड़ेगा, m इंटू डेल्टा v का क्या मैं यहाँ पावर 2 लेने वाला हूँ, h/4π। अब मुझे क्या यहाँ से डेल्टा v का मान आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमने डेल्टा v का क्या कर दिया बेटा, पावर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, h/4π m की पावर 2 को इधर ले आए। अब यहाँ से हम पावर हटाएंगे तो इस पूरे के लिए अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हो गया h/4π m की पावर 2। अब इसमें से आप कुछ चीज़ों को बाहर ला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 4 को क्या 2 की पावर 2 के रूप में बाहर निकाल लिया, तो ये 2 हो गया। m का हमारे पास वर्ग है तो m बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बच रहा है बेटा, h बच रहा है,
और क्या बच रहा है, पाई बच रहा है। तो ये हमारा वेग में अनिश्चितता के बराबर या मान के रूप में आएगा। देखें हमारा सही ऑप्शन, हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या बी में नजर आ रहा है। कहाँ पर, बी में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सामान्यतः सम इलेक्ट्रॉनिक अणु एवं आयनों में बंध क्रम समान होता है। बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या समान आएगा। ठीक, अगला क्या दिया बेटा, F2 के लिए हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर हम इसका क्या निकाले बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, तो हम अपन बॉन्ड ऑर्डर के लिए इसकी डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने कितना पढ़ा था, 3, और हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से डिक्रीज करना है। तो हम 18 के लिए कितना देखेंगे यहाँ पर, 1। अब इसी का सम इलेक्ट्रॉनिक है बेटा O2 2-, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन अणु में 16 और 2- का 18, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर समान होने के लिए क्या अणु को सम इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारा कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया गया है, हमारा 1 मेगावोल्ट शक्ति का एक वर्णी अवरक्त परास का स्रोत 0.1 सेकेंड में 1000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के फोटोन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड में उत्सर्जित फोटोनों की क्या हमें बताना है बेटा, संख्या बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दिए गए ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट में। तो यहाँ पर हमारे पास कितना वॉट हो जाएगा, तो 1 × 10⁻³ क्या यहाँ पर वॉट हो जाएगा। यह हमारा क्या एनर्जी हो गया। हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1000 नैनोमीटर हमारा तरंगदैर्घ्य है, जिसको हम लोग क्या मीटर में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 × 10⁻⁹ मीटर, जिसका हमारे पास 10⁻�6 मीटर क्या तरंगदैर्घ्य मान होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E = nhc/λ। क्या यहाँ से हमको नंबर ऑफ फोटोन क्या इस एनर्जी से कितने इमिट होंगे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो n यहाँ पर E × तरंगदैर्घ्य या लेमडा अपॉन क्या कर देंगे, hc। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं। E का वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻3, यहाँ पर 10⁻⁻ बोलो -6। यहाँ पर हमारे पास H का प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻34, और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ अब इसको सॉल्व करा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ ऊपर -9 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है बेटा, 20 हो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पावर का आपस में एक प्लस की माइनस की है, घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -26। अब आप क्या करेंगे इसको आगे, तो यहाँ पर हमने 1 × 10⁻⁻ बोलो -9 करना है, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻ बोलो क्या -25 करना है। मैंने एक जीरो को और यहाँ से कम कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻ बोलो ये +25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है क्या ये 16 रहेगी। ठीक, अब 16 को हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻ बोलो 15 है क्या ऐसा कोई आंसर। ठीक, पर हमारे पास यहाँ कितने सेकंड के लिए ये दी जा रही है ये भी चेक कर लो। ये कितने सेकंड तक के लिए दी जा रही है, 0.1 सेकंड के लिए। तो आप इसमें यहाँ पर 0.1 का और मल्टीप्लाई कर दो। हमने जो निकाला है वो 1 सेकंड का निकाला है। हमें यहाँ पर 0.1 सेकंड के लिए अगर वैल्यू पूछी जाए तो 5 × 10⁻⁻ बोलो कितना हो जाएगा बेटा, 14। ये हमारा क्या यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन कीटोइनोल चलाव्यता में भाग लेता है। ठीक, हमारे पास ये है कीटो कार्बन, ये है कीटो कार्बन। हम सब जानते हैं कि हमारा अल्फा कार्बन sp3 पर लगा अल्फा हाइड्रोजन क्या चलाव्यता में टेक पार्ट करता है, भाग लेता है। बट हमने क्या कुछ कंडीशंस पढ़ी है कि अगर हमारा ब्रिजहेड कार्बन है, उससे लगा अल्फा हाइड्रोजन हम चलाव्यता में उपयोग नहीं करते हैं, वह हमारा जो है नेगेटिव अनस्टेबल बनाएगा। इसी तरीके से sp2 कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन हमारा चलाव्यता में भाग नहीं लेता, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ नेगेटिव क्या अनस्टेबल बनेगा। तो हमें कुछ केसेस है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेना है। बट अगर sp3 कार्बन और हमारे पास क्या वो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के रूप में मिला है, तो ज़रूर हम उसका क्या चलाव्यता कर माइग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो H2 है, ये ब्रिजहेड कार्बन अल्फा का हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम चलाव्यता में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये नॉर्मल अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, चलाव्यता होगी। ठीक, H1 से चलाव्यता होगी। इस वाले अल्फा कार्बन का ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है, क्या इसके साथ भी हम चलाव्यता करेंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा बेटा, H1 H3 दोनों ही चलाव्यता में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा कौन सा यहाँ चलाव्यता में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो H2 है। पूछा क्या जा रहा है, इनोल में हमारा जो है कीटो इनोल चलाव्यता में भाग लेता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H1 तथा H3 दोनों। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनायन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो है बेंजाइलिक कार्बोधनायन है, जो कि रिजोनेंस कर क्या स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, अगला जो है हमारा अलाइलिक कार्बन है, जो कि क्या रिजोनेंस कर स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक, पर इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा बेंजाइलिक कार्बोधनायन ज़्यादा स्टेबल है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन में देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ से बिग बॉन्डिंग कार्बोधनायन बन रहा है। और हम सब जानते हैं कि हमारा स्टेबिलिटी कार्बोधनायन के साथ बिग बॉन्डिंग वाला कार्बोधनायन मोर स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल कार्बोधनायन क्या फर्स्ट हो गया। देन लास्ट वाला हमारा डबल बॉन्ड के साथ आया है, जो कि हमारा इन चारों में सबसे अनस्टेबल क्या कार्बोधनायन है। तो अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो ये ऑर्डर है, हमसे सर्वाधिक पूछा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग पर क्या दो तरह से समूह जुड़कर अपना प्रभाव रिंग पर डालेंगे। एक वे जो हमारे पास रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करा दे, कम करा दे। ऐसे ग्रुप को हम लोग निष्क्रियणकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, निष्क्रियणकारी समूह, जो कि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को कम कराते हैं। ठीक, और एक वे ग्रुप होते हैं जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियणकारी। और सक्रियणकारी समूह से हमारा ESR रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसके ऊपर बेटा, इस फर्स्ट रिंग के ऊपर, तो CH3 का +H ये एक सक्रियणकारी समूह है। ठीक, बट CHO का -M इफेक्ट आएगा, ये एक निष्क्रियणकारी है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। सेम यहाँ पर भी दिख रहा है, NH2 से +M से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही जा रही है, बट एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है -M शो करेगा यहाँ पर। तो इससे हमें क्या डीएक्टिवेटिंग मिलेगी रिंग पर, एक बढ़ा रहा एक घटा रहा है। यहाँ पर अगर मैं CH3 की बात करूँ
तो प्लस H प्रभाव से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। NH2 की बात करूं तो प्लस M से क्या ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ दोनों ही रिंग पर डेंसिटी को क्या करने वाले समूह लगे हैं, बढ़ाने वाले। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पर देखें तो NO2 हमारा एक -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। CHO भी हमारा क्या है बेटा, -M, मतलब दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारा सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें क्या गलत मिलान युक्त IUPAC नाम को सेलेक्ट करना है। तो आइए देखें। तो हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें तीनों ही क्या प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग पर 3 या 3 से अधिक प्रतिस्थापी के लिए लोकेंट का सेट रूल लगाकर इसकी हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग। देन हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करके इसका नाम बना देंगे। तो देखें हम लोग यहाँ पर क्या हमारा एक सेट 1 2 4 हो रहा है, एक सेट हो रहा है हमारा 1 2 5 और एक सेट हो रहा है हमारा 1 3 4। तो हमारा सही सेट क्या 1 2 4 वाला हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम देख लो, अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। तो 1 क्लोरो और हमारा 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन करेक्ट है। अगला देखें, फिर से हमारे तीनों प्रतिस्थापी समूह है, सेट बना लेते हैं। सेट बनाने के लिए एक 1 2 हमारा 4 सेट हो रहा है, एक 1 2 5 हो रहा है, एक 1 3। तो हमारा 1 2 वाला जो सेट है वो बिल्कुल क्या लोकेंट का न्यूनतम सेट है। अब इसके हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है। 2 क्लोरो के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1 मेथिल 4 नाइट्रोबेंजीन, ये भी करेक्ट है। देखें अब हमारे पास देखो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है। मतलब अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती, इस कार्बन को 1 देना है। यहाँ चले 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा, 3 4 डाई मेथिल फिनॉल या डाईमेथिल हमारा बेंजीन क्या ऑल होना चाहिए, 1 ऑल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा यहाँ OH को क्या प्रतिस्थापी की तरह बताया जा रहा है, जो कि एकदम गलत नेमिंग है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब इसको भी चेक कर लो। यहाँ पर फिर से हमारे तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सेट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लोकेंट का न्यूनतम सेट हो गया। यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कराते हैं। तो 4 एथिल अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आएगा, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और क्या हो जाएगा बेंजीन, मतलब ये भी सही नाम है। तो इसका केवल एक ही जो गलत नेम दिया गया है वो सी का है। अगला क्वेश्चन देखें। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिए गए यौगिक के लिए संभवित त्रिविम्ब समावयवी होंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में कायरल कार्बन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हमें इस दिए गए कंपाउंड में सभी कायरल कार्बन को काउंट करना है, देन उन डबल बॉन्ड को काउंट करना है जिस पर GI हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या ये वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन है, फर्स्ट कोई कायरल कार्बन नहीं है, सेकंड भी कायरल नहीं है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को देखूं तो क्या यहाँ इन दोनों sp2 कार्बन पर लगे दोनों साइड ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यहाँ से GI होगा। अब इसका हम स्टीरियो आइसोमर, इसका हम लोग क्या चाहते हैं बेटा, टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हम लोग 2 की पावर क्या कैपिटल N करेंगे। कैपिटल N कहाँ से आएगा, तो ये हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिन पर क्या हो GI हो। ठीक है, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं
कि हमारा कायरल कार्बन कितना है 1, और ऐसा डबल बॉन्ड कितना है जिस पर जीआई है वो भी 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमने 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मतलब 4 हमारा इसका क्या बन जाएगा, त्रिबिंब समावयव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्ब ऋणायन सबसे अधिक स्थायी है। तो कार्ब ऋणायन के लिए जितना नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव होगा वो उतना स्टेबल होगा। देन जितना एक कार्ब ऋणायन के लिए हमारा प्लस प्रभाव होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास CH3 का +H प्रभाव आ रहा है, जिसके लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3। ठीक, यहाँ पर हम देखें तो ये जो अथाइल ग्रुप है इसका भी क्या +H प्रभाव, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की तो यहाँ पर भी हमारा +H प्रभाव आएगा, जिसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 1। लास्ट वाले जो हमारे ऑप्शन के अंदर क्या इस माइनस के साथ इस लगे ग्रुप का केवल क्या हमारा +I इफेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा कोई +H प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई 0। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऋणायन की स्टेबिलिटी के लिए प्लस प्रभाव में स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर बताएं तो +I, फिर उससे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कौन लाएगा +H, और अनस्टेबिलिटी कौन लाएगा +M। मतलब यहाँ पर इन चारों में हम किसी नेगेटिव आयन को स्टेबल देख पा रहे हैं, तो जिसका प्लस प्रभाव क्या है कम, वो स्टेबल होगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक मेज द कॉलम दिया गया है जिसमें सही मैच करना है। तो हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन पर HBr का योग करना है। तो हम सब जानते हैं ये एक असिमेट्रिकल असम्मित एल्कीन है, और असम्मित एल्कीन पर हम ये जो HX योग है उसको किस तरीके से करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे होगा, तो हम यहाँ एक स्टेबल कार्ब धनायन बनाते हुए पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, और जिस कार्बन पर ये जाएगा उससे अटैक कर H+ को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है क्या बेटा, वो एक कार्ब धनायन होता है। तो हमारे पास इसके लिए क्या हो गया, कार्ब धनायन हो गया। सेकंड, हमारे पास यही रिएक्शन अगर हम HBr परऑक्साइड लेकर कराते हैं तो HBr परऑक्साइड के साथ हमारी रिएक्शन में हम अब सबसे पहले इस असम्मित एल्कीन पर Br को क्या एज अ फ्री रेडिकल बनाकर जोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखो CH3 सबसे पहले हम Br को क्या यहाँ पर जोड़कर इसका स्टेबल फ्री रेडिकल चाहते हैं, और वो स्टेबल फ्री रेडिकल क्या 2 डिग्री हमें मिल रहा है। 2 पॉसिबिलिटी है, ये Br यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ आने पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ आने पर 1 डिग्री, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमारा क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब धनायन, यहाँ पर इंटरमीडिएट एक क्या हो गया बेटा, मुक्त मूलक। ठीक, अब प्रोपीन पर हम क्या सनलाइट की प्रेजेंस में क्या Cl2 का योग करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि प्रोपीन मतलब ये हमारा एक अलाइलिक क्या है, कार्बन है, और अलाइलिक कार्बन के साथ हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर इस कार्बन पर हम फ्री रेडिकल बनाएंगे, देन हेलोजन फ्री रेडिकल को जोड़कर इसका अल्कील हलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो है क्या मुक्त मूलक ही बनेगा। लास्ट प्रोपेनोइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल में हमारे पास सोडा लाइम रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ बी कार्बोक्सिलीकरण होता है, और बी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारा सोडा लाइम
और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। हम इतने को हटाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं भाई, नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में कार्बन संख्या कम होती है और इस रिएक्शन का हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्ब ऋणायन होता है। तो अब आप देख लीजिए, आपका ए का कार्ब धनायन मतलब R हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। अब यहाँ पर बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बी के लिए हमारे पास क्या मुक्त मूलक, सी के लिए भी मुक्त मूलक और डी के लिए हो जाएगा कार्ब ऋणायन, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास रिएक्शन में क्या एक असिमेट्रिकल एल्कीन है जिसके साथ एक बार HBr परऑक्साइड और एक बार HBr दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमें इसका स्टेबल क्या फ्री रेडिकल बनाकर Br को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका स्टेबल जो फ्री रेडिकल है क्या वो 2 डिग्री बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या Br आ जाएगा और यहाँ पर इस फ्री रेडिकल के साथ क्या हम H को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, इसका प्रोडक्ट इस टाइप से हमें मिलने वाला है। अब सेकंड क्या है भाई, सिंपल HBr। तो यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर विदाउट परऑक्साइड क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। कैसे होगा, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करें कि स्टेबल कार्ब धनायन बने। तो यहाँ पर हमारा क्या H प्लस योग हुआ है। अब यहाँ पर प्लस बना है। प्लस बनने के बाद हमने क्या एक महत्वपूर्ण बात पढ़ी है कि इस कार्ब धनायन का हमें देखना है पुनर्विन्यास। अगर ये और स्टेबल हमें दिखेगा तो वहाँ पर हम इसका रीअरेंज कर क्या माइग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग लगेगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग लगने के बाद हमारा ये जो 2 डिग्री कार्ब धनायन से क्या बेटा 3 डिग्री कार्ब धनायन बन जाएगा। अब इस पर हम नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस का एडिशन कर क्या इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब आप चेक कर लीजिए कि आपका ए और बी प्रोडक्ट कहाँ सही दिख रहा है। तो आपका ए और बी प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो कि ये बी ऑप्शन में एकदम करेक्ट दिख रहा है। कहाँ पर बेटा, बी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो यहाँ पर हमें एक असम्मित एल्कीन पर परऑक्साइड और HBr और एक बार विदाउट परऑक्साइड HBr दिया है। तो हमारे पास HBr परऑक्साइड के साथ बेटा जी क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी जो डायरेक्ट मेथड हमने सीखी कि आपको इस असंतृप्त पर Br जोड़कर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है। तो आपने क्या करा, 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपने क्या इसे इस टर्मिनल क्या यहाँ पर कार्बन पर Br को जोड़ा और इसका 2 डिग्री स्टेबल फ्री रेडिकल बनाया। इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं ये भी हम जानते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और वो क्या कहता है कि हमारा जो भी अभिकर्मक है उसका ऋण भाग उस असंतृप्त कार्बन पर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। उसके हिसाब से हमने Br को यहाँ लगा दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर इस H को क्या यहाँ इस तरीके से जोड़ेंगे और ये हमारा Br हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा इस प्रकार से क्या इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बनेगा और Br फ्री रेडिकल अगली रिएक्शन के लिए हमें मिल जाएगा, है ना। इस फ्री रेडिकल का आप अटैक किस पर करा दोगे, इस HBr पर। H को यहाँ से जोड़ लिया जाएगा, Br फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देखें तो हमारे पास विदाउट परऑक्साइड क्या ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम एक इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी कि स्टेबल कार्ब धनायन बने। तो यहाँ पर हमारा क्या 2 डिग्री कार्ब धनायन बनता है। ठीक, यहाँ अब हम इसको देखेंगे क्या माइग्रेशन कर
और स्टेबल बना सकते हैं। तो हमारा अभी 2 डिग्री कार्बन आयन है, अगर हम यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग लगा दें तो क्या ये 3 डिग्री हो जाएगा? तो इस जगह पर हमारा माइग्रेशन होगा कार्बन आयन का। हाइड्राइड शिफ्टिंग कर हम यहाँ पर क्या इसका 3 डिग्री कार्बन आयन बनाएंगे। देन लास्ट स्टेप में हम लोग Br माइनस का क्या एडिशन करके हमारा रिएक्शन का फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारा क्या इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो अब देखें आपका यहाँ पर आपको क्या फर्स्ट कार्बन पर अर्थात ये आपका 1 ब्रोमो और 1 ब्रोमो 3 मेथिल क्या ब्यूटेन प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पर हमारा सभी जगह क्या इसके लिए करेक्ट दिख रहा है। हमको किस ऑप्शन से चलना है? बी ऑप्शन से चलना है। तो बी ऑप्शन में हमारा 3 डिग्री पर Br आएगा, यहाँ 2 डिग्री ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या करेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल, मतलब हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है बेटा? बी बनने वाला है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, मरकरी सल्फेट का Ksp मान देकर विलेयता पूछी जा रही है ना। यहाँ पर विलेयता को मोल प्रति मीटर क्यूब में पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो मरकरी सल्फेट का अगर हम डिसोसिएशन कर आयन बनाते हैं तो यहाँ पर मरकरी 2+ और सल्फेट -2 आयन आता है। मान लीजिए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है? S। इनिशियल इनका जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी 0 बट सॉल्युबल होने के बाद ये S और ये S है ना। तो अब हम Ksp बराबर इसका सॉल्युबिलिटी कैसे लिख देंगे? S इंटू S। तो हमारे पास Ksp इक्वल टू क्या आ जाएगा? S²। अब हम देख सकते हैं कि Ksp का वैल्यू दिया गया है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, यहाँ पर हम इसका वर्ग देखते हैं। यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर लें जिससे बेटा जी हमें इसका रूट वैल्यू निकालना क्या हो जाए? आसान। तो हमने 64 इंटू 10 की पावर -6 करा लिया। अब हम यहाँ S कर देते हैं, यहाँ पर रूट लगा देते हैं। अब रूट से हम बड़ी आसानी से कुछ वैल्यू को बाहर ला सकते हैं। जैसे 64 किसका वर्ग होता है? 8 का, और 10 की पावर यहाँ पर -6 का हाफ करके बाहर ले आओ, 8 इंटू 10 की पावर -3। ये जो आंसर आप निकाले हैं ये मोल पर लीटर अर्थात डेसीमीटर क्यूब में लाए हैं। आपको चाहिए मीटर क्यूब में, तो आप इसके अंदर क्या करने वाले हो? इंटू 1000 करने वाले हो, और इंटू 1000 करने वाले हो मतलब यहाँ से ये कटने के बाद हमारा फाइनली जो आंसर आएगा 8 मोल मीटर क्यूब आएगा। यहाँ अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि हम आंसर को लीटर में लाते हैं, बट यहाँ मीटर क्यूब में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो निम्न में से किस लवण के लिए जली विलयन का पीएच अधिकतम होगा? ठीक, हमने 4 तरीके से सॉल्ट पढ़ा है। एक पढ़ा है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एक पढ़ा है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और हमने एक पढ़ा है वीक एसिड वीक बेस, और एक हमने पढ़ा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और बोलो स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर हमारा ये तो पूर्णतः क्या होता है? उदासीन होता है, पूर्णतः उदासीन होता है, और इसका पीएच बेटा कितना होता है? 7। अब ये जो है वीक एसिड वीक बेस ये लगभग उदासीन होता है, लगभग क्या होता है? उदासीन होता है, और यहाँ पर इसका पीएच लगभग क्या 7 के इक्वल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट आएगा, तो ये हमारा पीएच जो है इसके लिए 7 से कम आता है, और 7 से कम आता है मतलब ये जो सॉल्ट है ये हमारा क्या अपना अम्लीय स्वभाव दिखाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास पीएच जो है 7 से अधिक, पीएच क्या आएगा? 7 से अधिक आएगा, और ये किस प्रकृति का हमें मिलने वाला है? तो हम कहेंगे क्षारीय। ठीक बेटा, अब हमसे क्या पूछ रहा है? पीएच अधिकतम है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग क्या एसिड का सॉल्ट है, मतलब यहाँ पीएच लगभग क्या हमारा 7 बनने वाला है। ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो यहाँ पर भी आपका लगभग 7। यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर आपका वीक एसिड कार्बोनिक और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा हमारे पास, देखो स्ट्रॉन्ग क्या है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर वीक क्या है एसिड, मतलब इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होने वाला है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, वीक बेस होने वाला है और HBr हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो इसका पीएच लेस देन 7 आने वाला है। तो सबसे अधिक पीएच हम किसका देख पा रहे हैं, इस सी ऑप्शन में, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का क्या ये सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है जिसके साथ कुछ रिएक्टेंट के मोल है और हमें यहाँ पर Q का यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक रिएक्शन दिए गए हैं, रिएक्टेंट के मोल है, प्रोडक्ट का मोल हमें चाहिए। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, हमने लिखा P प्लस बोलो दिए गए रिएक्शन का रिएक्टेंट 2Q और हमारे पास 3R फॉर्म हो रहा है ना। अब हमारे पास देखिए क्या इस रिएक्शन के लिए P का कितना मोल है सर, 3 मोल है और हमारे पास Q का कितना मोल है, 4 मोल। सबसे पहले क्या लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं सर, तो हम लोग यहाँ पर दिए गए क्रियाकारक के मोल, आयतन और अणुओं की संख्या को उसके स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, जिसका x वैल्यू छोटा आएगा क्या वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैंने P का x मोल जो लिया है 3 मोल, उसको स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया 1, तो इसका x वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। यहाँ पर इसका x वैल्यू बनाने के लिए Q का मोल कितना लिया, 4 मोल और इसको डिवाइड किया इसके स्टाइकियोमेट्री से, तो यहाँ पर इसका x वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक, जिसका x वैल्यू मिनिमम होगा वो रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, जिसका x वैल्यू क्या होगा अधिक, वो एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनने वाले प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है, मैंने इसका भी एक शॉर्टकट सिखा रखा है आपको। उत्पाद का मोल हम कैसे, तो लिमिटिंग रिएजेंट का x मान, लिमिटिंग रिएजेंट का x मान इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पर उत्पाद का स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर LR का x मान कितना है, 2 है और हमारे पास रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्री कितना है, 3। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मोल आ रहा है, 6 मोल। कितना मोल, 6 मोल। तो हमारा इस रिएक्शन के लिए जो है क्या हो जाएगा आंसर, R के लिए 6 मोल बनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या भार परसेंट और H2SO4 इसका घनत्व डेंसिटी मान दिया गया है और हमें फिर से अगेन क्या H2SO4 का मोलरता और उसका आयतन दिया गया है और इस क्वेश्चन के लिए हमसे सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके लिए आयतन पूछा गया है। ठीक, मतलब हमारे पास H2SO4 के 2 तरह के कंसंट्रेशन के साथ एक तरह का वॉल्यूम देकर दूसरे तरह का वॉल्यूम पूछा गया है। मतलब हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक, तो हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन का मोलरता और उसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, बट फर्स्ट का अगर हम देखें तो ना तो हमारे पास मोलरिटी है ना तो वॉल्यूम है,
पर हम उसका क्या मोलरिटी निकालकर वॉल्यूम पता कर सकते हैं। क्लियर? कैसे सर? बहुत सिंपल है। हमने क्या बेड बाय बेड परसेंटेज से मोलरता निकालने का एक फॉर्मूला लिखा है, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन क्या मोलिकुलर मास। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास x क्या होता है दिया गया बेड परसेंट कितना है बेटा 98, और हमारे पास डी विलियन का घनत्व होता है जो कि कितना है 1.80, और हमारे पास H2SO4 का मोलर मास कितना 98 से 98 गया, हमारे पास मोलरता यहाँ पर कितनी आने वाली है 18 m। ठीक, अब हम इस 18 m को क्या m1 की वैल्यू के रूप में पुट करेंगे, कर दीजिए सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 18 हमारे पास मोलरिटी है, इसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। मोलरिटी यहाँ पर कितना है 0.1, और इसका वॉल्यूम 1 लीटर जिसको हम ml में देखना चाहते हैं तो 1000 ml कर देता हूँ। इधर देखेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितना हो गया 100 ml, यहाँ पर V1 के साथ कितना है आपका 18। अब इसका क्या आप सॉल्व कर V1 का वैल्यू फाइंड करा लो, तो यहाँ 100 ml डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे 18, कटने के बाद आपके पास कितना बच रहा है 5.55 ml, ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक, सिंपल सा हमारा क्या मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर 363 केल्विन पर वाटर का KW दिया है। ठीक, 363 केल्विन मतलब यहाँ पर हो गया हमारा कितना बेटा 90 डिग्री सेल्सियस, है ना। पर हमारे पास जल का KW कितना है 10 की पावर -12। ठीक, हम सब जानते हैं कि वाटर के लिए रूम टेम्परेचर पर जब हम उसका सेल्फ आयोनाइजेशन कराते हैं तो वहाँ पर H+OH- का जो हमारे पास क्या होता है कंसंट्रेशन जो होता है वो 10 की पावर -7 10 की पावर -7 होता है। ये कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हमने वाटर का डिसोसिएशन कर वाटर के अंदर मिलने वाले आयनों का कंसंट्रेशन देखा है यहाँ पर। बट जब हम इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो वाटर के अंदर क्या है वाटर के आयन हैं, वाटर के क्या है बेटा आयन हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमारे पास H+ बढ़कर कितना हो जाता है 10 की पावर -6, और यहाँ पर उसी कंसंट्रेशन से क्या OH- का भी चेंज आता है। तो अब हमारे पास ये KW का नया मान कितना हो जाता है तो 10 की पावर -12 हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आप चाहो तो क्या इसका माइनस लॉग लेकर PKW बना लो जो कि कितना होता है हमारा 12, है ना। अब हम इनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन सा सही गलत है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है H2O का PKW 12, बिल्कुल यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारा क्या जो KW आयनिक गुणनफल है वो भी बढ़ जाएगा, और आयनिक गुणनफल बढ़ेगा तो उसका नया PKW हमारे पास कुछ इस तरीके से घट कर आएगा, है ना। देखें H2O का pH यहाँ पर 6 है, बिल्कुल अगर मैं H+ के दिए गए मान का क्या निकालूं pH, तो हम सब जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है -log H+। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -6 को, तो हमारे पास वाटर का जो pH है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पर H2O उदासीन है? बिल्कुल, हमारे दोनों आयन का कंसंट्रेशन एक समान क्या जो है सांद्रता से परिवर्तित हुआ है, तो इसलिए अभी भी हमारा वाटर क्या है न्यूट्रल है, क्योंकि H+OH कंसंट्रेशन इक्वल है। यहाँ पर H2O अम्लीय है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत को ही पूछा गया, मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जब ताप बढ़ाते हैं तो दोनों आयन कंसंट्रेशन एक जैसे परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं, इस वजह से वहाँ पर हमारा जो pH स्केल नॉर्मल टेम्परेचर पर 14 का हुआ करता था वो चेंज होकर 12 पर पहुँच जाता है। दोनों का ही क्या हमारा कंसंट्रेशन इक्वल, बट वहाँ पर
क्या हम केवल उस स्केल के लिए जो वैल्यू हम उदासीन 7 पर देख रहे थे वो अब 6 पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनटीपी पर ऑक्सीजन का 2.8 लीटर किसके तुल्य होगा। ठीक है, हम यहाँ पर मोल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एनटीपी एसटीपी पर हमारा गैस का आयतन किसमें अगर हो बेटा, लीटर में हो, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आयतन है 2.8, यहाँ पर कितना नीचे है 22.4, मैं दशमलव को हटा देता हूँ 28 कर लेता हूँ, नीचे 224 कर लेता हूँ, काट दीजिए। तो हमारा सिंपल रेशो आ गया है 1:8 मोल के लिए। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास N2 + 3H2 2NH3 क्या एक हेवर प्रोसेस से अमोनिया निर्माण की रिएक्शन दी गई है। अब हमसे कहा जा रहा है अभिक्रिया का वह ताप जिस पर स्वतः हो। हमें स्वतः के लिए ताप यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डेल्टा जी का वैल्यू अगर हमारे पास कैसा आता है नेगेटिव, तब हम क्या उस जगह पर स्वतः सोचेंगे। अगर डेल्टा जी हमारा क्या पॉजिटिव आता है तो हम अस्वतः अभिक्रिया को सोचेंगे, और अगर हमारा डेल्टा जी 0 आता है तो हम वहाँ पर साम्य की बात करेंगे। ठीक, हमारा इक्वेशन क्या होता है भाई, तो इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा गिब्स होल्मोज समीकरण है जो हमें डेल्टा जी के अलग अलग मानों के लिए क्या स्वतः अस्वतः अभिक्रिया की जानकारी देता है। तो हम सबसे पहले जब भी टेम्परेचर चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को क्या साम्य पर लेकर टेम्परेचर निकालेंगे, और वहाँ पर हम उस टेम्परेचर से स्वतः के लिए ताप कितना होना चाहिए, अस्वतः के लिए कितना, हम बता सकते हैं। तो साम्य पर सर डेल्टा जी का वैल्यू क्या 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमारे पास 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसको आप क्या लिखने वाले हो, टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच। अब यहाँ पर टेम्परेचर निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा एच अपॉन क्या करेंगे सर, डेल्टा एस कर देंगे। डेल्टा एच का वैल्यू देखो कितना दिया है, माइनस दिया है 95.4 किलो जूल में दिया है, तो 10 की पावर इसको 3 कर लो, कर लिया सर यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर इधर भी क्या दिया है, माइनस कितना, यहाँ पर 198.3, क्या ये जूल में है, दोनों माइनस से माइनस कट गया। आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारा जो साम्य पर ताप का वैल्यू कितना आएगा, 413 केल्विन, 481। इसको थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 481 केल्विन, ये साम्य के लिए। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इतना ताप रखूंगा तो डेल्टा जी कितना आ जाएगा, 0। ठीक, डेल्टा जी क्या आ जाएगा, 0। अब डेल्टा जी 0 हमारा होने पर क्या ये साम्य मिलेगा। हमें क्या चाहिए बोलो, हमें चाहिए स्वतः के लिए। अब स्वतः के लिए आप क्या चाहते हो जरा देखो, अगर आपने यहाँ ताप क्या ले लिया, ज़्यादा, ठीक, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, अगर इस ताप से, और पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी क्या पॉजिटिव के लिए अस्वतः चेंज दिखाएगा। पर अगर आपने ताप का मान इस टेम्परेचर से क्या लिया, कम, तो आपका डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू बड़ा होगा तो डेल्टा जी भी नेगेटिव ही आएगा। हमारा यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को स्वतः होने के लिए हमारा जो साम्य ताप आया है उससे हमें कम ताप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है 3 ATM स्थिर बाह्य दाब पर एक गैस का आयतन 10 डेसीमीटर
क्यूब से 15 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसारित होता है। तो किए गए कार्य को हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, हमारे पास स्थिर बाह्य दाब पर क्या हमें पी एक्सटर्नल मिला है, जिसके साथ वॉल्यूम का चेंज देकर कार्य पूछा जा रहा है। तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल हो गया, साथ में क्या हो गया डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है हमारा, B फाइनल माइनस B इनिशियल। ठीक, W बराबर हमने यहाँ माइनस कितना लिया, 3 लिया, और हमारे पास फाइनल कितना है, तो यहाँ पर 15 और इनिशियल कितना था बेटा 10। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर अंदर कितना बच रहा है 5, यहाँ पर W हमारे पास कितना आ गया -15, और ये हमारा किस में है, लीटर एटीएम में। ठीक, अब हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो लीटर एटीएम को कन्वर्ट कीजिए किस में बेटा आप, जूल में। तो हमें मालूम है 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है 101.3 जूल। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर -15 इंटू 101.3 जूल, तो आप देखेंगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1519.5 क्या हमारा जूल आ जाएगा। 1500 के अप्रोक्स माइनस वाला कार्य हमारा आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ स्टेटमेंट है, हमें सही स्टेटमेंट पहचानना है। क्या दिया गया है बेटा, उत्क्रमणी प्रक्रम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा किसी भी क्षण पर उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। जबकि हम देखते हैं कि जो उत्क्रमणी प्रक्रम है उस पर बाह्य दाब और गेज से लगने वाला अंदर का दाब लगभग क्या इक्वल होता है, हर पॉइंट पर क्या हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, अगला क्या दिया, उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए जो रिवर्सिबल वर्क है क्या वो हमारा यहाँ पर पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का मल्टीप्लाई होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ये जो दिया गया इक्वेशन है बिल्कुल हमें क्या रिवर्सिबल वर्क के लिए क्या सही फार्मूला है। आगे देखें, मुक्त प्रसार पर W क्या होता है 0, जो कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है -V इंटू P2 माइनस P1, गलत हो गया। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा U इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर Q क्या होता है बेटा 0, और यहाँ डेल्टा U W एडियाबेटिक होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो B है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम इथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जा रहा है। कार्बनिक यौगिक जो भी प्राप्त होगा उसके 2 मोल का हमें भार पूछा जा रहा है। तो क्या हम सबसे पहले सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है सर, अब इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और बेटा जी क्या यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करा देते हैं। तो आप सब जानते हो कि एक फेमस एल्केन निर्माण विधि है जिसका हम सोडा लाइम विधि के नाम से क्या पढ़े हैं। यहाँ पर बी कार्बोक्सिलीकरण अर्थात CO2 का विलोपन होता है और हमें रिएक्शन पर एक एल्केन बन के प्राप्त होता है जो कि दिए गए सॉल्ट से एक कम कार्बन का होता है। साथ में रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट भी होता है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एक मीथेन है और मीथेन का 1 मोल का अगर हम अणुभार देखते हैं तो क्या बेटा वो 16 है। 1 मोल के लिए 16 ग्राम, तो 2 मोल लेना होगा तो 2 इंटू क्या 16 मतलब 32 ग्राम 2 मोल मीथेन का मास होगा, जो कि हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बेटा 32 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है N2 अणु के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम। तो हम सब जानते हैं N2 अणु तक हमारा जो स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसकी वजह है सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz की मिक्सिंग, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या सिग्मा 2pz की पाई 2px बराबर पाई 2py से ज़्यादा हो जाती है।
है ना। और यही कॉन्फ़िगरेशन अगर N2 के बाद आने वाले अणुओं की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा 2s सिग्मा 2pz की मिक्सिंग नहीं हो पाने के कारण क्या इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन आता है, जहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी को हम कम देखते हैं, पाई 2px बराबर पाई 2p जो हमारा x है। अब देखें तो यहाँ पर हम इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं N2 के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्टार आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s, फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 2s का स्टार। अब आना यहाँ पर रियल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सिग्मा 2pz था, बट मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाता है, और यही वजह है कि हम पाई 2px बराबर पाई 2py की एनर्जी को कम देखते हैं सिग्मा 2pz से। अब हमारा पाई 2px बराबर पाई 2py का स्टार और लास्ट में सिग्मा 2pz का स्टार, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है। तो आइए इसे चेक करते हैं किस ऑप्शन से ये मैच खा रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल क्या इस कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक मेज द कॉलम है जहाँ पर गलत मिलान हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा लेड का टेट्राफ्लोराइड और हमारा एसएन का टेट्राफ्लोराइड है, दोनों की आयनिक प्रकृति है बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा एक मेटल एक नॉन मेटल है, दोनों के बीच धन ऋण का आकर्षण है, तो ये आयोनिक नेचर का है। अब SiF6-2 यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड मोनोडेंटेट और वीक फील्ड लिगेंड है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हम लोग 6 वेकेंट ऑर्बिटल का क्या हाइब्रिड कर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनाते हैं, क्योंकि ये बाह्य संकुल हमारा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा जो है जर्मेनियम ऑक्साइड, ये अम्लीय उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जिसको भी सही मिलाकर दिया गया है। सिलिकॉन ऑक्साइड को हम अम्लीय देखते हैं, बट यहाँ क्या लिखा गया है, उभयधर्मी, जो कि हमारा एक गलत मिलान है, और इस प्रश्न के लिए हमें गलत मिलान देखना था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है मध्यावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं। तो भाई मध्यावयवता के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, एक बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होना चाहिए जिसकी दोनों ही संयोजकता पर हमें लगे ग्रुप की भिन्नता देखते हुए मध्यावयव बनाना है। ठीक, इसमें मध्यावयव के अंदर क्रियात्मक समूह की भिन्नता नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास पहला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है C5H12 जो कि एक एल्केन का है, और एल्केन के लिए हमारे पास कोई मध्यावयवता नहीं होती। नेक्स्ट है C3H8O, ये हमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल सकता है, एक तो सर इसका अल्कोहल बन सकता है। ठीक, अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है जो कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह नहीं होता, इसलिए हम वहाँ मध्यावयवता की बात नहीं करेंगे। हम इसका एक ईथर बना सकते हैं, ईथर का फंक्शनल ग्रुप हमारा ऑक्सीजन, दोनों साइड हमारे पास 2 संयोजकता होती है, तो यहाँ पर ईथर के लिए मध्यावयवता को हम देख सकते हैं, बट हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास क्या 3 कार्बन का एक ईथर है। अब हम इस चेन के साथ कुछ चेंज करके इसको एक नया स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, अगर बनता है तो मध्यावयव होगा और नहीं बनता है तो मध्यावयव नहीं होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों ही समरूप हैं, मतलब ये किसी भी तरीके से भिन्न नहीं है, तो यहाँ पर हमारा इस अणुसूत्र का ईथर भी मध्यावयव नहीं बनाएगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, C3H6O, ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन का अणुसूत्र दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड की बात करते हैं 3 कार्बन का, और एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है ये बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह नहीं होने के कारण हम इसका कोई मध्यावयव नहीं बनाएंगे। अब हम कीटोन की बात करें तो कीटोन हमारा एक बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, बट हम इसकी इन दोनों कार्बन चेन में
और भी किसी तरीके से भिन्नता उत्पन्न नहीं करा सकते, तो यहाँ पर भी मध्यावयव नहीं बनेगा। लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, C4H10O। फिर से एक बार अल्कोहल और ईथर के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि अल्कोहल में मध्यावयव नहीं है, तो सीधा हम 4 कार्बन का एक ईथर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन 4 कार्बन में हम चेन को अलग कर एक नए स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हमारा एक नया स्ट्रक्चर संरचना से अलग है? बिल्कुल अलग है सर। ये इथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी प्रोपेन है। दोनों में क्या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है? दोनों की चेन का क्या डिफरेंस है? ऐसे ही दो कंपाउंड को क्या मध्यावयव कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हमारा डी होने वाला है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साम्य पर X2Y2 के आंशिक दाब का मान क्रमशः 0.8 ATM तथा 0.4 ATM दिया गया है। निकाय का दाब 2.8 ATM है। Kp का मान हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा 2Z2 हमारा क्या गैस है, यहाँ पर हमने X2 क्या गैस लिया और यहाँ पर हमने 2Y2 क्या ले लिया, गैस ले लिया। ठीक, अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इसका हम टोटल प्रेशर जानते हैं और हमारे पास यहाँ पर आंशिक दाब X2 गैस का, आंशिक दाब Y2 गैस का और हमारे पास यहाँ Z2 का आंशिक दाब नहीं है। तो हमारे पास क्या इस गैस के लिए आंशिक दाब पहले निकाल लिया जाए? कैसे सर? तो PT आपका 2.8 है। ठीक सर, इसमें आपका X2 गैस का आंशिक दाब 0.8 दिख रहा है और आपका Y2 के लिए 0.4 और यहाँ पर X। तो हमने यहाँ पर X के वैल्यू के लिए क्या Z2 का आंशिक दाब निकाल लिया। कैसे सर? तो यहाँ 2.8 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 2, इसको सॉल्व करा 1.6 आ गया। ठीक, अब हमारे पास सभी गैसों के आंशिक दाब आ चुके हैं, तो हम Kp का इक्वेशन बनाकर क्या Kp का वैल्यू फाइंड करा लें। बिल्कुल सर, तो हम क्या करेंगे, X2 गैस का आंशिक दाब मल्टीप्लाई बाय Y2 गैस का आंशिक दाब की पावर कितना 2 और हमारे पास Z2 गैस का आंशिक दाब की पावर कितना बेटा 2। अब हम यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। X2 का वैल्यू कितना है 0.8, यहाँ पर Y2 गैस के लिए 0.4 की पावर कितना 2, नीचे हमारे पास ये जो Z2 गैस है इसका आंशिक दाब 1.6 की पावर कितना बेटा 2। अब इसको देखो 0.8 इंटू 0.4, 0.4 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 1.6। इसको काट देते हैं 2 बार में, इसको काट देते हैं 4 बार में। तो हमारे पास Kp के लिए ऊपर क्या है 0.4, नीचे क्या है 8। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 0.05 आपका Kp आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है बेटा डी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, किसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए T1 व T2 ताप पर साम्य स्थिरांक क्रमशः K1 K2 है, तो K1 ग्रेटर देन K2 हमें चाहिए, तो ताप का सही कंडीशन क्या होगा। ठीक बेटा, सबसे पहले तो हम एक फार्मूला क्लॉसियस कैल्पेरन जो कि हमें ताप के साथ साम्य स्थिरांक का परिवर्तन किस तरीके से होता है उसके लिए बताया गया था, वो यहाँ से देखें। ये है हमारा वह फार्मूला जहाँ पर हम ताप से साम्य स्थिरांक को परिवर्तन कर कैसे चेंज किया उसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले आप चेक करो कि आपका रिएक्शन कैसा है। तो आप क्या देख रहे हो, रिएक्शन को उसने क्या बोला ऊष्माशोषी। ठीक, तो ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा H का वैल्यू हम सब जानते हैं पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि K1 का मान K2 से ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा log K2 माइनस log K1, मतलब हमको नेगेटिव में मान चाहिए। ठीक, अब नेगेटिव में मान कैसे आएगा समझिएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर इस वैल्यू को बड़ा लाना है। बड़ा लाएंगे
तभी हमारा यहाँ पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या नेगेटिव बनेगा। तो हमें इसको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो T1 है इसका वैल्यू क्या बेटा T2 से बड़ा लेना होगा, तभी हम यहाँ पर क्या 1/T1 की वैल्यू को छोटा कर पाएंगे इस 1/T2 से। समझ गए। हमारे पास अगर यहाँ पर सपोज मान लो 100 है और यहाँ पर हमारे पास मान लो 10 है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू बड़ा आएगा और यहाँ से वैल्यू बड़ा आएगा, मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, हमारा क्या निकल कर आएगा नेगेटिव, जो कि हमें चाहिए। तो इसका पास बन रहा है वो क्या है, ए वाला। ठीक बेटा, बहुत सिंपल सा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मेज द कॉलम है जो कि पुनः ली सातेलिए सिद्धांत से लिया गया है। बहुत अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन आया, आइए देखें। हमारे पास रिएक्शन क्या है, देखो तो रिएक्शन है बेटा हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस का और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और हमारे पास यहाँ पर मीथेनॉल गैस है। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड का टोटल मोल देख लो तो बेटा कितना है 3 मोल, और प्रोडक्ट साइड का मोल देखोगे तो कितना मोल है सर 1 मोल। ठीक, अब हमने जो जो कंडीशन दी है उसके अनुसार सही मैच करना है। पहला कंडीशन ए हमारे पास क्या है, बोलो दाब को हमें बढ़ाना है, और दाब बढ़ाना है तो अभिक्रिया साम्य किधर विस्थापित होगा, जिधर मोल कम हो, साम्य जिधर मोल क्या हो बेटा कम हो, क्या उधर विस्थापित होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा अग्र में मोल कम है, मतलब ये अभिक्रिया अग्र की ओर जाएगी, और अग्र की ओर जाना मतलब इसके कंसंट्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन को कम करा रहे हैं। तो देखो हमारे पास साम्य अग्र दिशा में, मतलब ए के लिए एक तो क्यू सही हो रहा है, कॉमा लगा देते हैं। मीथेनॉल गैस का उत्पाद बढ़ेगा तो आर भी सही हो रहा है, कोई प्रभाव ये गलत हो रहा है, उत्पाद में सीओ उत्पादन होगा ये भी सही नहीं, मतलब ए के लिए क्यू आर सही है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, हमारे पास मीथेनॉल अर्थात उत्पाद का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो हमारा H2 का कंसंट्रेशन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो देखें हमारे पास इस बी के लिए क्या क्या सही हो रहा है, तो बी के लिए एक तो बेटा जी पी सही हो रहा है, पी सही हो रहा है, और एक क्या सही हो रहा है, देखो टी भी सही हो रहा है, उत्पाद अधिक उत्पादन सीओ का हो जाएगा, और क्या हो रहा है, ठीक है बाकी कोई भी सही चीज़ इसके लिए नहीं नजर आ रही। लास्ट देखो नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया किसी भी दिशा में मूव नहीं करेगी क्योंकि आयतन आपका क्या है फिक्स है, मतलब कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ए का क्यू आर देख लो, ए का क्यू आर क्या यहाँ 2 ऑप्शन में दिख रहा है, देखो बी का क्या देख लो पीटी देख लो, यहाँ पीटी नहीं है, सी का क्या देख लो एस, मतलब हमारा इस क्वेश्चन के लिए ए एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखें तो निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही की संख्या है। इलेक्ट्रॉन स्नेही भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका अष्टक अपूर्ण है, जो किसी भी क्रियाकारक के उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर ऋण भाग हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक, तो हमारे NH4+ और H3O+ ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, बट इनका अष्टक क्या है बेटा पूर्ण है, इस वजह से ये स्वयं इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं पर इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते। NO2+ हमारा एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ भी अष्टक की कमी रखता है, इलेक्ट्रोफाइल है, RO- ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बेटा इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने से क्या इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इन टर्मिनल ऑक्सीजन से खींचकर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव बना दिया जाता है, जिस वजह से क्या वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कहानी भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी क्या तीनों ऑक्सीजन क्या इस सल्फर के शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचकर स्वयं पर पार्शियल नेगेटिव बट यहाँ सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करते हैं,
और यही वजह है कि ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। तो SO3 हमारा, और कौन बेटा, CO2। Cn माइनस हमारा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो हमारे पास कितना इस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल संख्या आ रहा है, 4। क्लियर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कार्बोनेट आयन दिया है। हम सब जानते हैं कि कार्बोनेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पर कार्बोनेट आयन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कंजुगेशन है, तो यहाँ नेगेटिव लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन है। अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर ये पाई हमारा हर स्थिति पर पहुँचेगा जहाँ कंजुगेशन है। तो हमारे पास इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक। अब अगला जो कंजुगेशन है क्या वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा वो कुछ इस तरीके का हमको मिलने वाला है। ठीक बेटा। अब हम लोग इसका यहाँ पर क्या एक हाइब्रिड और संकर स्ट्रक्चर बना ले जिसमें हमारे सारे एटम सेम पोजीशन पर सिग्मा के साथ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा पाई बॉन्ड हर स्थिति पर कार्बन ऑक्सीजन के लिए जा रहा है, तो उसे हम इस तरीके से डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और सारे ऑक्सीजन का औपचारिक फॉर्मल चार्ज हम ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में सभी जगह हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या वो इक्वल नज़र आ रहा है। हम चाहें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमने उसका भी फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर 2 एटम के बीच टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड सभी स्ट्रक्चर में, तो 2 और एक 3 और एक 4, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या सभी के साथ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी जगह पर बॉन्ड क्या हमारी संख्या समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर एक मेज द कॉलम है जिसमें हमारे पास कुछ ग्रुप दिए गए हैं। अब ये ग्रुप हमें फेनिल रिंग पर जोड़ना है और उनके इफेक्ट को देखना है। तो आइए देखें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ग्रुप आ रहा है वो क्या है, हमारा नाइट्रोसो। अब यहाँ पर लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर प्लस एम शो करेगा। इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, माइनस एम। तो हमारा ए के साथ क्या बेटा जी यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इफेक्ट आ जाएगा। सेकेंड के लिए देखो, सेकेंड के लिए हमारे पास क्या CH3 है। CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से केवल हमारा प्लस एज दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहने वाले हैं, ये थर्ड के लिए केवल हमारा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन थर्ड वाला इफेक्ट ही होगा। और क्या हो सकता था, प्लस आई हो सकता था, चारों ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमें केवल बी के लिए थर्ड को ही देखना है। अगला क्या है भाई, NH C डबल बॉन्ड O और हमारा क्या आ जाए CH3। ठीक। अब हमारे इस एटम पर क्या आ गया, लोन पेयर, तो ये प्लस एम तो देगा, पर अगर इसके साथ कोई ग्रुप आता है और ये मेटा पोजीशन पर चला जाएगा तो वहां से इसका माइनस आई आएगा। क्या आएगा, माइनस आई। किस पोजीशन से, मेटा पोजीशन से, अर्थोपेरा से क्या प्लस एम। ठीक सर। डी के साथ देखें तो डी के साथ हमारे पास क्या यहाँ पर एक ईस्टर ग्रुप है, तो कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले एटम पर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये हमारा एक माइनस एम प्रभाव ग्रुप है। ठीक, जो कि अर्थोपेरा पोजीशन से अपना ये इफेक्ट लगाएगा। बट अगर यही किसी ग्रुप के साथ किस पोजीशन पर आ जाए सर, मेटा पोजीशन पर, तो माइनस आई शो करेगा। ठीक। तो अब हम देख सकते हैं ए का हमारे पास फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, बी का केवल थर्ड होना चाहिए और सी का हमारे पास प्लस एम और क्या है बेटा, तो फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट नज़र आ रहा है, देख लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है
वह है आयनन ऊर्जा का सही क्रम। तो आयनन ऊर्जा हमारा उन एटम के लिए ज़्यादा होगा जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि वहाँ नाभिक की दूरी इलेक्ट्रॉन से कम, अट्रैक्शन ज़्यादा है। पर वही साइज बड़ा होने पर दूरी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम, आयनन ऊर्जा कम। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन, सल्फर और यहाँ पर सल्फर माइनस और ऑक्सीजन माइनस में इन दोनों को पीछे कर देते हैं। इन दोनों में ऑक्सीजन का हमारे पास जो है क्या भाई, साइज छोटा है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। बट जब भी बेटा ऋणायन आता है तो उसका हमने एक सिंपल सा फंडा बनाया। क्या बनाया, याद कीजिए, ये आपको बड़ा काम करेगा, इसका डायरेक्ट आयोनाइजेशन नहीं लिख सकते। अधातु का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल अधातु परमाणु के ऋणायन का आईपी या आईपी या आईई। ठीक, हमें डायरेक्ट नहीं सोचना है। यहाँ पर जिस अधातु का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा, उसका आईपी आईए ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर लेता हूँ तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कम, प्रतिकर्षण ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षण ज़्यादा, प्रतिकर्षण कम। अब हम ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस में इस एफिनिटी से क्या इसका यहाँ पर जो आईपी है वो देख सकते हैं, इसका आईपी कम, इसका आईपी ज़्यादा है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन चारों के लिए क्या ये वाला करेक्ट ऑर्डर है, जिसका सही हमारा क्या, चेक कर लो, बी ऑप्शन में दिख रहा है ना। बहुत आसान कर देता है ये वाला कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन को। आगे देखें, आगे एक बार फिर से हमारे पास क्या एक मेज द कॉलम है, जिसमें कुछ विन्यास के लिए हमें यहाँ पर चेंजेस दिए गए हैं, हमें उसका सही मिलाव करके देना है। ठीक, ऊर्जा उत्सर्जन। तो ऊर्जा उत्सर्जन, जब भी कोई एटम अपना पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वह एक अधातु हो तो वहाँ से ऊर्जा का क्या मिलेगा, उत्सर्जन। तो हमें देख पा रहे हैं ए के लिए हमारा ये जो पी है बिल्कुल करेक्ट है। और क्या कोई ऊर्जा उत्सर्जन वाला, यहाँ पर तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऑलवेज ऊष्मा शोषी होता है, तो ये वाला हमारा करेक्ट मिलाव नहीं है यहाँ पर पहले के लिए। यहाँ पर और कोई मिलाव हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे हमें ऊर्जा का क्या मिले, उत्सर्जन। ठीक बेटा, अब हम लोग सेकेंड क्या देख रहे हैं, ऊर्जा अवशोषण। ऊर्जा अवशोषण कब होता है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं या निकालते हैं। तो हमारे पास देखो इस केस के लिए तो ऊर्जा अवशोषण होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी क्या, ऊर्जा अवशोषण ही होता है। ठीक, अब यहाँ भी हम अल्टीमेटली n माइनस को n में ले जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी ऊर्जा का कहीं ना कहीं अवशोषण होगा। तो B के लिए Q, R और S हो जाएगा। C की बात करते हैं, C में क्या चाहिए, अक्रिय गैस विन्यास। तो अक्रिय गैस विन्यास, ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन 2 में जाना, क्या 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 8 हो गया। यहाँ पर हमारा सेकेंड ग्रुप का जो मेटल एलिमेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मैस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है, तो यहाँ भी 8 हो रहा है, मतलब इसके लिए Q और हमारा क्या R सही है। यहाँ पर जो है n माइनस से n में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 5 हो रहा है, जो कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट को दिखा रहा है ना। लास्ट क्या है, अर्धपूरित। तो अर्धपूरित के लिए हमारे पास देखें तो यहाँ जो है नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3 क्या इस तरीके के p में हाफ फिल्ड है, मतलब इसके लिए हमारा जो D है वो करेक्ट केवल किसको दिखा रहा है, S को। ठीक, तो आप चेक कीजिए, A का P, B का QRS और C का QR और D का S, मतलब B इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक अणु का बंधकोण की तुलना करना है और हमें उसके अलग अलग शेप दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ClF3 और क्या दिया है, BrF3। इसका शेप क्या टी शेप होता है, क्योंकि ClF3 का इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले 7 3 10/2 तो 5, बॉन्ड पेयर निकाले तो 3 और लोन पेयर निकाले तो कितना है बेटा, 2। तो इसके हिसाब से
ये किस तरह का शेप बनाता है, टी शेप। सेम अगर यहाँ भी देखें तो 7 3 10 बटे 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है 2। ये भी कैसा शेप बनाता है, टी शेप। बट लोन पेयर रिपल्शन के कारण क्या ये अपने शेप को क्या विकृत कर लेता है। अब कौन अपना यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनाएगा, हम उसकी बात को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ब्रोमीन से ज़्यादा है। ठीक, अब ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा सर, ये जो है अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कराएगा। ज़्यादा अट्रैक्ट कराएगा मतलब यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड ज़्यादा खुलेगा। यहाँ पर भाई क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव कराया जिससे डेंसिटी बढ़ा, डेंसिटी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या बढ़ गया, रिपल्शन, और इसी वजह से हमारा ये बॉन्ड ज़्यादा खुलेगा। तो इसका करेक्ट जो हमारे पास होने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें निम्न यौगिकों में से युग्म में से किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यामिति समान है। तो ज्यामिति के लिए हमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर चेक करना है। जिन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है उनका ज्योमेट्री सेम है। आइए देखें तो SF6 और हमारा क्या है PCl6 माइनस, दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर चेक कर लो 6, और इसका हमारा मोनोवेलेंट भी 6, 12 बटे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 6, 5 और 6 11 माइनस है तो एक जुड़ेगा, 12 बटे 2 6, दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर 6 6 है तो इसका हमारे पास ज्योमेट्री जो हो जाएगा क्या सर, अष्टफलकी हो जाएगा। ठीक, अगला ऑप्शन देखो NH4 प्लस है और CH4 है, दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर 5 4 9 माइनस 1 कितना 8, 8 बटे 2 4, 4 4 8 बटे 2 4, दोनों के लिए ज्योमेट्री का मान क्या चतुष्फलकीय होने वाला है। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट जो है PH4 प्लस है बेटा, यहाँ पर क्या है SF4 प्लस है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें 5 4 9 माइनस 1 8 बटे 2 4, यहाँ पर देखें तो 6 4 कितना हो गया 10 बटे 2 5, तो ये TBBP बनाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, और ये 4 के साथ क्या बनाएगा ज्योमेट्री चतुष्फलकी। तो क्या ये पेयर हमारे लिए दो अलग ज्योमेट्री बना रहा है। फिर देखो लास्ट ऑप्शन HCF4 और AlF6 माइनस 3, 8 और 4 12, 12 बटे 2 6, यहाँ पर 3 और 6 9 और 3 12, 12 बटे 2 6, ये हमारा क्या अष्टफलकीय, और ये भी हमारा क्या है बेटा अष्टफलकीय। ठीक, तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा पेयर है जो हमारे लिए अलग अलग ज्योमेट्री बनाता है। तो C इज करेक्ट आंसर। देखें अगला हमारे पास जो है क्या दो स्टेटमेंट है जिसको हमें सही और गलत के रूप में देखना है। NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 से कम होता है। बिल्कुल, हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, एक लोन पेयर होता है और 3 इसके बॉन्ड पेयर के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। हमने NF3 पढ़ा, इसमें भी एक लोन पेयर और 3 हमारे फ्लोरीन एटम होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लोन पेयर का डायरेक्शन क्या बाहर की ओर होता है डायपोल का, और एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या डायपोल का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डायपोल डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखो सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इसका जो म्यू टोटल आएगा कहीं ना कहीं इस वाले से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डायरेक्शन ऊपर है कुछ डायरेक्शन नीचे है, ये डिडक्टिव नेचर का है तो इसका जो भी म्यू टोटल आएगा क्या वो इसकी तुलना में तो कम आएगा। तो ये स्टेटमेंट को सही देखा जा रहा है। अगला देखें, NF का बंध की ध्रुवता NH बंध की अपेक्षा कम होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारा नाइट्रोजन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NH से ज़्यादा होता है, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं पर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा एक कथन सही है और एक कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पर सत्य कथन हेतु
टी मतलब ट्रू एवं गलत है तो फॉल्स का उपयोग करना है। आइए हम लोग एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स देखते हुए सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। तो देखें यहाँ पर XeF4 ध्रुवीय एवं समतली है, तो XeF4 बेटा क्या एक अध्रुवी मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका म्यू 0 है। यहाँ पर Xe पर 2 हमारा क्या है लोन पेयर, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। 4 फ्लोरीन, चारों का क्या डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट डाइपोल का मान म्यू का मान 0, तो ये हो जाएगा अध्रुवी, जिसको हमें क्या बताया जा रहा है बेटा ध्रुवीय, मतलब ये हो गया गलत। अगला देख बंद लंबाई, तो सिलिकॉन क्लोरीन में क्या सिलिकॉन का साइज बड़ा है क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है, मतलब ये वाला हो गया हमारा सही, तो ये फॉल्स, ये हो गया ट्रू। यूरिया में अंतर आणविक, तो यूरिया की बात करें तो यूरिया में फोन से लगा हाइड्रोजन है, और फोन से लगा हाइड्रोजन और सामने भी फोन आना क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को बनाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ क्या जा रहा संभव नहीं है, मतलब ये गलत है, तो ये हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। सहसंयोजी गुणों की बात कर ले तो यहाँ पर हम फजन के रूल से चलते हैं। यहाँ पर हमारा चार्ज कितना +4, +1 -1 +1 -1, यहाँ पर -1, तो हमने क्या यहाँ पर ध्रुवणता जो कि कोवेलेंट करैक्टर के समानुपाती होती है और उसको हमने चार्ज के साथ समानुपाती बताया। चार्ज ज़्यादा, ध्रुवणता ज़्यादा, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। बट जब सर चार्ज सेम हो, साइज सेम हो, तो छदम अक्रिय गेज विन्यास, वह धनायन जिसके पास छदम अक्रिय गेज विन्यास होगा क्या उसकी ध्रुवणता ज़्यादा होगी। छदम अक्रिय गेज विन्यास मतलब जिसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो, अगर बाह्यतम कोश में 8 है तो वो एक अक्रिय गेज विन्यास है जो कि कम ध्रुवणता को दर्शाता है। तो हमारे पास क्या ये ऑर्डर भी करेक्ट है, तो ये हो गया ट्रू। गलनांक की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपसेंट होने के कारण क्या हम सीधा मॉलिक्यूलर वेट से इनके गलनांक को क्या समानुपाती देखेंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है, मतलब पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर दोनों ट्रू, तो बिल्कुल आप सी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर हमारा क्या क्वेश्चन है देखें, स्वतः अभिक्रिया होती है यदि कंडीशन हो, तो सबसे पहले तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो क्या हम एक स्वतः प्रक्रम देखेंगे। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो क्या भाई साहब ये अस्वतः होगा। ठीक है सर, अगर डेल्टा जी 0 आता है तो साम्य होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता, आइए उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स होल्मोस समीकरण है, जिसमें हम कंडीशनों को रखकर क्या स्वतः वाला चेंज किस कंडीशन पर आएगा उसे देखेंगे। तो पहला क्या बोलना है, पहला बोला है कि आपका ये जो डेल्टा एच और यहाँ पर क्या है डेल्टा एस, दोनों क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमको पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो रहा है अल्टीमेटली नेगेटिव, पर इस नेगेटिव से बड़ा देखो किसको बताया जा रहा है, चेक कर लो यहाँ पर क्या हमारा डेल्टा एच, मतलब अल्टीमेटली अगर हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि हमारे लिए क्या अस्वतः प्रक्रम होगा। सेकंड कंडीशन को पढ़ें तो डेल्टा एच हमारे पास फिर पॉजिटिव और डेल्टा एस भी हमारे पास क्या है देखो, डेल्टा एस भी हमारा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या कहा जा रहा है टी डेल्टा एस बड़ा हो जाए किससे बेटा, हमारे यहाँ पर दिए गए डेल्टा एस से, तो बिल्कुल पॉजिटिव को यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव बड़ा है मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्वतः, यहाँ हो जाएगा स्वतः। अगला देखें, अगला हमारे पास क्या है कंडीशन, अगला कंडीशन है हमारे पास दोनों धनात्मक हो और यहाँ पर क्या हो दोनों इक्वल हो, तो ऋण धन क्या 0 आएगा, 0 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा साम्य हो जाएगा। अगला देख बेटा, अगला क्या बोल रहा है डेल्टा एस तो क्या हो धनात्मक हो, ठीक है, डेल्टा एस क्या हो ऋणात्मक हो। ठीक, अब हमारा टी डेल्टा एस बड़ा हो तो यहाँ पर ये ऋणात्मक माइनस हमारा ऋण इंटू ऋण क्या हो गया प्लस, प्लस बड़ा है मतलब अल्टीमेटली हमारे पास प्लस का मान आएगा और ये क्या हो जाएगा अस्वतः हो जाएगा।
तो कौन सी कंडीशन है, हम देख पा रहे हैं क्या, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या बॉन्ड एंथैल्पी Cl का बॉन्ड एंथैल्पी दिया गया है, और साथ ही हमें रिएक्शन में HCl का फॉर्मेशन का एनर्जी देकर HCl की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो हमारे पास देखिए HCl का निर्माण हाफ हाफ H2 हाफ Cl2 और क्या 1 मोल HCl, ये रिएक्शन के साथ जो हमारा एनर्जी रिलीज होगा वही फॉर्मेशन ऑफ क्या HCl का एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि हम 1 मोल HCl फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए क्या बॉन्ड एनर्जी किसकी निकालना है, HCl की निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीशन ऑफ रिएक्टेंट का एनर्जी, समीशन ऑफ रिएक्टेंट का एनर्जी माइनस समीशन ऑफ प्रोडक्ट का एनर्जी। जब हम बॉन्ड एनर्जी से क्या किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन का एनर्जी या किसी बॉन्ड की एनर्जी चाहते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ रिएक्शन में फॉर्मेशन दिया है तो हम यहाँ फॉर्मेशन का एनर्जी लिखेंगे। रिएक्टेंट के लिए हमारे पास कौन कौन दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ डेल्टा H नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा H और H, यहाँ पर हमें क्या लिखना है भाई 1/2 है ना, प्लस करना है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा H, यहाँ पर नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा Cl और Cl। ये हमारे रिएक्टेंट के लिए हो गया। हमारे पास माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा 1 मोल है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा H, यहाँ पर क्या बॉन्ड एनर्जी किसकी ले लेंगे हम HCl की, है ना। ये सब हमने जो एनर्जी ली है क्या वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में ली है। ठीक है, आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो जो मान दिया है उसको रख देते हैं। फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी -90, हमारे पास 1/2 कितना है बेटा 430। ठीक है, अब प्लस कर दो इसके साथ, यहाँ 1/2 कितना दिया है बेटा 240 दिया है। यहाँ पर हमें क्या इस डेल्टा H नॉट HCl का बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो देखें यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। -19 ये कट जाएगा हमारा 215, यहाँ पर इसको काट लो, ये हो गया हमारा 120 माइनस यहाँ पर डेल्टा H नॉट HCl कर लो। अब इसको पक्षांतर कर लो तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली क्या HCl की बॉन्ड का एनर्जी आ गया कितना, देखो तो 215 प्लस क्या हो रहा है 120 और प्लस क्या हो रहा है 90। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 425 यूनिट क्या दे रखी है किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब हमारे पास इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा डी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो हम लोग सीधा बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर किसी भी फॉर्मेशन या किसी भी व्यक्ति के लिए रिएक्शन एनर्जी से उसका दिया गया कोई भी मान याद कर सकते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन स्थिरांक दिया है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन नियतांक को पूछा गया है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये हमारा एक सॉल्ट है जो कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। हमें इसके लिए क्या जल अपघटन स्थिरांक KH का मान चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है जल का आयनिक गुणनफल अपॉन में KB। KW 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने पढ़ा है 1 × 10⁻⁻14 होता है। यहाँ पर हमारे पास KB का वैल्यू देखें तो कितना हो रहा है 1.77 × 10 की पावर बोलो -5 हो रहा है। यहाँ पर हम इसको 10 करके यहाँ पर इस पावर को -15 कर लेते हैं ताकि काटना आसान हो जाए। 1.77 × 10 की पावर -5 सिंपल हो रहा है, 5 बार में कट रहा है। थोड़ा सा हमारा दशमलव मान भी रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये पावर सेम चिन्ह वाली है तो कटने वाली है। यहाँ कितना हो जाएगा -10। ठीक, तो हमारा आंसर तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। क्या करेक्ट आंसर हो रहा है बेटा 5.65 × 10 की पावर बोलो -10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ब्रोस्टेंट अम्ल तथा ब्रोस्टेंट क्षार दोनों का काम नहीं कर सकता। तो देखो बाइकार्बोनेट है
तो बाइकार्बोनेट से आप यहाँ पर देखो एक H प्लस हटा दो, एक H प्लस हटा दो, मतलब यहाँ पर ये CO3 2 माइनस। अब ये क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस। अब एक बार क्या इसको बेस की तरह ट्रीट कर लो, H प्लस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा H2CO3, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है ना। तो यहाँ पर हम संयुग्मी अम्ल और यहाँ पर हम लोग इसका क्या बना लेते हैं बेटा, संयुग्मी क्षार। जो दोनों करेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो नहीं करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखो NH3, NH3 से मैंने क्या एक H प्लस हटाया, NH2, ये इसका NH2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये इसका संयुग्मी क्षार, इसमें एक H प्लस ला के जोड़ा तो ये हो जाएगा NH4 प्लस, दोनों ही बनाता है। यहाँ पर चले HCl, तो HCl से आप केवल क्या उसको एज ए एसिड यूज़ कर सकते हो, अर्थात संयुग्मी क्षार बना सकते हो, आप इससे और H प्लस गेन नहीं करा सकते। मतलब ये एक ही तरह के चेंज को दिखाता है। बाईसल्फेट के साथ भी अगर मैं एज ए एसिड यूज़ करूं तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस SO4 2 माइनस बन जाएगा, और अगर मैं इसे एज अ बेस यूज़ करूं तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड H2SO4 बन जाएगा। तो वो कौन है जो केवल एक ही चेंज को दिखाता है, जो है HCl। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का संकरण उसके दहन उत्पाद CO2 जैसा होता है। तो हम सब जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण दहन करते हैं तो दो उत्पाद फॉर्म होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है बेटा हमारे पास वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम संकरण निकालें तो Sp। अब हमें देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन Sp हमारा संकरण रखता है। तो पहला है ईथेन, दूसरा अगर हम देखें इथाइन मतलब एसिटिलीन हो गया, तीसरा बेटा अगर हम देखें तो एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और फोर्थ अगर हम देखें तो इथेनॉल हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो sp3 4 सिग्मा वाला कार्बन, हमारे पास 2 पाई 2 सिग्मा वाला कार्बन है मतलब sp 3 सिग्मा 1 पाई वाला sp2 और यहाँ 4 सिग्मा 0 पाई वाला sp3। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही तरीके से मैच कर रहा है। तो हमारे पास CO2 का सही मैच क्या एसिटिलीन इथाइन से कर रहा है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक असमित अल्काइन दिया गया है CH3, यहाँ पर क्या बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर हमें क्या दो रिएजेंट की रिएक्शन कराना है। एक तो हमारा सिंपल एसिडिक मीडियम में क्या कराना है, इसका बोलो अम्लीय जल अपघटन। तो हम इस रिएक्शन में क्या स्टेबल कार्बोधनायन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर EAR रिएक्शन द्वारा कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हमने 2 डिग्री कार्बोधनायन फॉर्म कर लिया, 2 डिग्री कार्बोधनायन फॉर्म कर लिया, ये हो गया CH3, यहाँ पर हमारा CH3 ये प्लस। यहाँ पर अगली स्टेप में क्या हम वाटर का अटैक कर क्या यहाँ पर OH को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर CH3 COH CH3 और ये CH3 हो गया। जब हम इसी को क्या डाईहाइड्रोबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो कि हमारा HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहाँ पर हम लोग कोई रीअरेंजमेंट ना करते हुए सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से क्या वाटर का एडिशन करते हैं सीधा, मतलब वहाँ पर OH जाएगा जहाँ पर बाधा कम है, अर्थात हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर OH यहाँ पर H। तो अब आप दोनों को चेक कर लो, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, और यहाँ पर देखें तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, मतलब दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो हमारे पोजिशनल आइसोमरिज्म है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप की स्थिति अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, हमें 1 मोल यहाँ पर क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर ओजोनोलिसिस कर 3 मोल ग्लाइऑक्सेल बनना है। तो हमने इसको
बहुत आसान किया था कक्षा के अंदर कि हमारा ग्लायोक्सेल बनने के लिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स होना चाहिए। क्या हमारा कॉन्जुगेटेड मतलब ऐसे डबल बॉन्ड होना चाहिए जिनमें क्या अनुनाद हो, कंजुगेशन हो। तो हमारे पास यहाँ पर तो कोई डाइन्स नहीं है, यहाँ डाइन्स भी है, कॉन्जुगेशन भी है। तो इसको चेक कर लो, क्या यहाँ से हम ओजोनोलिसिस पर इस तरीके से सभी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर ग्लायोक्सेल 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 मतलब इसके साथ 3 ग्लायोक्सेल हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर भी कोई हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स नहीं है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हमको सीधा चमकता हुआ दिख रहा है, क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई होगा? तो हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, अब यहाँ पर हमारा डेल्टा एन जी उत्पाद के गेसी मोल माइनस क्या हमारे अभिकारक के गेसी मोल के लिए हम ज्ञात करते हैं। अगर हमारा डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, बट अगर डेल्टा एन जी 0 आता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमें क्या देखना है? नॉट इक्वल देखना है, और नॉट इक्वल के लिए डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 इसका, तो इसका डेल्टा एन जी देखो तो 0 के लिए कंडीशन क्या होती है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। यहाँ 0 इंटू कुछ भी 0 मतलब बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास इनका वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा एन जी का नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन मिलेगी। सेकेंड देखो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर क्या 2 माइनस 2 0, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब ये वाला हमारा रिलेशन आएगा। हमको देखना ये है, यहाँ पर सॉलिड का हम नहीं लेंगे, हम केवल गैसियस का लेंगे। तो यहाँ 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल, फिर से डेल्टा एन जी क्या आ गया बेटा? 0, मतलब हमारा ये वाला आया। अब इधर देखो, इधर 1, इधर 3, टोटल हो गया इधर 4, इधर कितना हो गया 2। हम कह सकते हैं डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन के अंदर क्या हमें डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई दिखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखा। इसी तरह आगे भी आने वाले आपके सभी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसी तरीके से लाएंगे और उनके लिए आप बने रहें।